हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे KGS IAS का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है BPSC का टेस्ट नंबर 18 का जो है हम लोग फुल लेंथ टेस्ट का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ये पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1608 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जहांगीर के दरबार में किसे भेजा गया था। 1608 में भेजा गया था कैप्टन हॉकिंस को, जो 1608 में जहांगीर के दरबार में आए थे और रहे थे 1611 तक। लेकिन उनको जो है फरमान जारी नहीं हुआ था, जहांगीर ने उनको फरमान जारी नहीं किया था। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी, क्योंकि वो जो है इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी क्योंकि वो फ़ारसी भाषा का ज्ञाता था। फ़ारसी भाषा को वो आसान मतलब अच्छे तरीके से बोल लेता था। इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। दूसरा क्वेश्चन है किस बंगाली कवि ने प्लासी के बाद के युग को भारत के लिए शाश्वत अंधकार की रात के रूप में वर्णित किया था। इसका आंसर हो जाएगा नवीन चंद्र सेन। नवीन चंद्र सेन ने जो है भारत के लिए शाश्वत अंधकार की रात के रूप में वर्णित किया था प्लासी के युद्ध को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तीसरा क्वेश्चन है 1772 में बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करने के ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्णय का क्या परिणाम हुआ। इसका आंसर हो जाएगा कंपनी के सेवकों के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रशासन। चौथा नंबर क्वेश्चन है इनमें से किस घटना को बंगाल से धन की निकासी की शुरुआत माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 1757 में प्लासी की लड़ाई, क्योंकि इसी लड़ाई के बाद जो है बंगाल से जो है बहुत सारा धन लूट कर जो है अंग्रेज ले लिए थे। पूरा बंगाल लूट लिया था 1757 के प्लासी युद्ध में ही। और ये जो लड़ाई है प्लासी का युद्ध 1757 किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था सिराजू दौला और अंग्रेज़ों के बीच। सिराजू दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था ये 1757 की लड़ाई। 5 नंबर क्वेश्चन है सिविल सेवा भर्ती और प्रशिक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कंपनी के सिविल सेवा रंगरूटों रिक्रूट्स को शुरू में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रशिक्षित किया जाता था। तो ये कथन सत्य है। हैलीबरी कॉलेज ने प्रशिक्षण संस्थान के रूप में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थान लिया, ये भी सही है। कंपनी शासन के दौरान पूरे समय सिविल सेवा भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा नियंत्रित होती थी, नहीं, ये जो है गलत है। इसका आंसर हो जाएगा दिया है सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। 6 नंबर क्वेश्चन है 1707 से 1720 के उथल पुथल भरे दशक में दिल्ली के शाही सिंहासन पर बैठने वाले शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम इनमें से कौन सा है। तो इसका हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह का देखेंगे, बहादुर शाह का जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 1707 से 1712। 1707 से 1712। फारुखसियर का कार्यकाल रहा था 1713 से 19। जहांदार शाह का रहा था, जहांदार शाह का कार्यकाल रहा था 1712 से 13। और मोहम्मद शाह का रहा था, मोहम्मद शाह का कार्यकाल रहा था 1719 से 1748। 1719 से 48। इसका हम क्रम देख लेंगे। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, ठीक है। उसके बाद से 12 के बाद से 1712-13 जहांदार शाह का है। तो यहाँ फर्क दिया, ये गलत हो जाएगा। बहादुर शाह के प्रथम के बाद हो जाएगा जहांदार शाह 1712 से 1713, तब फारुखसियर 1713 से 1719, इसके बाद से मोहम्मद शाह 1719 से 48। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अध्ययन के स्थान और अध्ययन किए गए विषय। राजा राम मोहन राय ने वाराणसी में संस्कृत साहित्य और हिंदू दर्शन का जो है अध्ययन किया था, ये कथन सत्य है। पटना में कुरान और फारसी अरबी साहित्य यानी इस्लामी शिक्षा लिया था पटना से, ये भी सही है। और तीसरा नंबर है पेरिस में यूनानी और हिब्रू धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया था, ये गलत हो जाएगा। उन्होंने यूनानी और हिब्रू धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया था लेकिन पेरिस में नहीं किया था।
इसका अध्ययन उन्होंने कलकत्ता में किया था। कलकत्ता में उन्होंने यूनानी और हिब्रू धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया था। तो पूछ रहा है ऊपर दिए गए युग्मों में कितने सुमेलित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो। दो ही कथन है, एक और दो, जिसमें से दोनों सत्य हैं, तीसरा गलत है। यूनानी और हिब्रू धर्म ग्रंथ का अध्ययन उन्होंने कलकत्ता में किया था। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन घटनाओं पर विचार करें। घटनाएं दिए हुए हैं, उनको जो है कालानुक्रमिक रूप से सजाना है। पहला है तीसरी नेटिव इन कैवेलरी। तीसरी नेटिव कैवेलरी के सैनिकों द्वारा कारतूस लगे कारतूस लेने से इनकार किया गया था। इसको इनकार किया गया था, कब किया गया था? 24 अप्रैल 1857 को। 24 अप्रैल 1857 को जो है कारतूस को इनकार कर दिया गया था सैनिकों द्वारा। 85 सैनिकों को जेल में डाला गया था। ये कब डाला गया था? 9 मई 1857 को डाला गया था 85 सैनिकों को जेल में। मेरठ में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। रानी झांसी की मृत्यु कब हुई थी? तो 17 जून 1858 को जो है रानी झांसी की मृत्यु हुई थी। तो देखेंगे यहाँ पे 24 अप्रैल, उसके बाद मई, 9 मई, उसके बाद से 10 मई, उसके बाद से 17 जून 1858। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा अलाउंग पाया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने 18वीं सदी के बीच में बर्मा को एकीकृत किया था, सही है। उन्होंने इरावदी नदी पर आवाज से राज किया। उन्होंने इरावदी नदी पर आवाज से राज किया था, नहीं, आवाज से उन्होंने राज नहीं किया था। उन्होंने राज किया था मोक्स बोमियो से किया था। मोक्स बोमियो, यहाँ हो जाएगा मोक्स बोमियो। मोक्स बोमियो से उन्होंने राज किया था। तीसरा नंबर है उनका शासन बोडाओपया से पहले का है। उनका जो शासन है बोडाओपया से पहले का है। तो ये कथन जो है सत्य है। तो इसका पूछा है कथनों में से सही कथन कौन सा है, तो 1 और 3। 1 और 3, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इज ए राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस नेता ने कलकत्ता में छात्रों के सामने राष्ट्रवादी भाषण देकर अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी? इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही कलकत्ता में छात्रों के सामने राष्ट्रवादी भाषण देकर अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु भी कहा जाता है। राष्ट्रगुरु भी कहा जाता है। 11 नंबर है सुमेल करना है। इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। दिया है भारत रत्न। भारत रत्न इनमें से 4 लोगों को कब कब दिया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहले 1962 में भारत रत्न मिला था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो है 1992 में मिला था। जयप्रकाश नारायण को जो है 1999 में, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जो है 2001 में मिला था। इसका आंसर हो जाएगा 2134। 2134 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है झारखंड के अलग होने के बाद बिहार की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है देशांतरीय विस्तार समान रहा। तो झारखंड से अलग होने के बाद जो है बिहार का जो है देशांतरीय जो विस्तार है वो समान रहा, सही है। दूसरा नंबर है अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 30 मिनट कम हो गया, नहीं, 2 डिग्री 30 मिनट नहीं, ये जो है 2 डिग्री 22 मिनट कम हुआ है। इसमें अविभाजित बिहार का 54.15% क्षेत्र शामिल है, ये सही है। तो इसमें पूछ रहा है कथनों में सही कथन कौन सा है, तो 1 और 3 जो है सही कथन है। तो इसमें हो जाएगा केवल 2 कथन जो है वो सही है, 1 और 2 कथन। 13 नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से जुड़ी निम्नलिखित जानकारियों पर विचार करें। जीआई उत्पाद, श्रेणी और वर्ष दिया है। जीआई उत्पाद में पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट जो है
पत्थर की मूर्ति कला है जिसको जीआई टैग दिया गया है 2025 में। कथन एक सही है। दूसरा है सुजनी या सुजनी। सुजनी या सुजनी कढ़ाई से संबंधित है, इसको जो है जीआई टैग मिला था 2006 में। और भागलपुरी सिल्क जो है हस्तशिल्प है, जो कपड़ा बनाता है, हाथों से कपड़ा बनाया जाता है भागलपुरी सिल्क से, इसको जो है जीआई टैग मिला था 2013 में मिला था। पूछ रहा है दी गई पंक्तियों में से किसमें सभी विवरण सही सम्मिलित है। नहीं, तो केवल हो जाएगा क्या, केवल एक सही है। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग मिला था 2006 में, और भागलपुरी सिल्क को जो हस्तशिल्प कला है कपड़ा का, इसको जीआई टैग मिला था 2013 में। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ऐतिहासिक नारा अबुआ राज सेतर जाना महारानी राज टुंडू जाना किसके द्वारा गढ़ा गया है। ऐतिहासिक नारा है अबुआ राज सेतर जाना महारानी राज टुंडू जाना किसके द्वारा गढ़ा गया था। इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो थे वो ये नारा दिया था, अबुआ राज सेतर जाना महारानी राज टुंडू जाना। 15 नंबर क्वेश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोह की पहली बड़ी घटना देवघर वर्तमान झारखंड के पास रोहिणी में किस तारीख को घटित हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा 12 जून 1857 को हुआ था यह घटना। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य थे जून 1917 में। पूछा है इसमें कि जांच समिति के सदस्य में कौन कौन शामिल थे, तो इसका आंसर हो जाएगा एफ जी स्लाई शामिल थे, एल जी अदामी भी शामिल थे, महात्मा गांधी भी शामिल थे, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह ये भी थे, और डीजे रीड ये भी शामिल थे। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कदम चुनना है कि कौन कौन चंपारण कृषि जांच समिति में जो है वो शामिल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी 1 2 3 4 5। 17 नंबर क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में हुई थी। 1929 में हुई थी। इसका स्थापना जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था इसकी स्थापना। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है नीति और वर्ष को मिलाना है। पहला है बिहार राज्य ऋण एवं निवेश निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1975 में। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना 1974 में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1980 में। और बिहार राज्य आवास बोर्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। तो इसको नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुने, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 और 4 हो जाएगा। बिहार राज्य ऋण एवं निवेश निगम लिमिटेड की स्थापना 1975, बिहार औद्योगिक ऋण विकास प्राधिकरण की स्थापना 1974, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1980, बिहार राज्य आवास बोर्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। 19 नंबर क्वेश्चन है जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जनसंख्या गणना का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, तो ये हो जाएगा सही। पूछा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जनसंख्या गणना का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वप्रथम जो है इतिहास में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही जो है जनसंख्या गणना का जो है उल्लेख मिलता है। तो ये कथन जो है गलत है। दूसरा नंबर है जनगणना 2027 भारत के इतिहास में होने वाली 14वीं जनगणना होगी। नहीं, 14वीं नहीं, ये जो है 16वीं जनगणना होगी, 16वीं जनगणना। तीसरा नंबर है 7वीं अनुसूची के तहत जनगणना एक केंद्रीय विषय है, तो ये सही है। 7वीं अनुसूची के तहत जो है जनगणना एक केंद्रीय विषय है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही नहीं है, सही नहीं है पूछ रहा है, तो हो जाएगा केवल 1 और 2। एक और 2 कथन जो है वो सही नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन है कथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन है कि बिहार में पीडमोंट दलदली मिट्टी का पाया जाना हिमालय की तलहटी वाले पर्यावरण से जुड़ा है। कथन सही है। पिरामिड क्षेत्र वहाँ बनते हैं जहाँ पहाड़ों के निचले हिस्सों में तलछट जमा हो जाती है। कारण भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
आयुष्मान भारत PMJAY के हालिया कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है पश्चिम बंगाल ABPMJAY को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है। सही है। यह योजना सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए प्रति परिवार 5 लाख का सालाना कवर देती है। यह भी सही है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू किए गए ज्ञान भारतम मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, संस्कृत मंत्रालय ने भारत की पांडुलिपि विरासत का पता लगाने के लिए देशव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है। ये कथन सत्य हो जाएगा। दूसरा है, यह सर्वेक्षण पूरे देश में 3 महीने तक चलाया जाएगा। नहीं, यह जो मिशन है ये पूरे 6 साल का मिशन है। 6 साल का जो यह मिशन है ये 3 महीने तक नहीं चलाया जाएगा। ये तो दूसरा कथन हो जाएगा गलत। तीसरा है, यह घोषणा में मुख्य रूप से विदेशी संग्रहालयों से प्राचीन वस्तुओं की वापसी पर केंद्रित था। नहीं, ये जो होगा केवल संस्कृति मंत्रालय ने इसका जो संबंध है भारत की पांडुलिपि विरासत का पता लगाने के लिए देशव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया गया है। पूछा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से गलत है, तो पूछेगा 2 और 3 जो है ये गलत है। 2 और 3 जो क्या है, गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से इंडिया AI मिशन के स्तंभ हैं? पूछ रहे इनमें से कौन से इंडिया AI मिशन के स्तंभ हैं? तो AI कोष, इंडिया आई कंप्यूट, सुरक्षित और विश्वसनीय AI, ये तीनों जो है इंडिया AI मिशन के स्तंभ है। ये राष्ट्रीय क्वांटम ग्रिड नहीं है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा फुजैराह बंदरगाह रणनीतिक रूप से इनमें से किस जल निकाय पर स्थित है? तो हो जाएगा आंसर ओमान की खाड़ी। फारस और ओमान की खाड़ी को कौन सा जल संधि जो है अलग करता है? हार्मुज जल संधि जो अलग करता है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 नंबर है, यह मुख्य रूप से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय प्रायोजित घटकों के रूप में सहायता दी जाती है। 1 नंबर जो कथन सही है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कृषि उत्पादों की सीधी खरीद को अनिवार्य बनाता है। नहीं। 3 नंबर है, यह राज्यों को किसानों के लिए इनपुट और उपज की ऑनलाइन खरीद बिक्री तक भरोसेमंद डिजिटल पहुंच उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है। तीसरा कथन जो सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो हो जाएगा केवल 1 और 3, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस का 43वां सत्र निम्नलिखित में किस शहर में शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा समरकंद में। यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस का 43वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है, किस शहर में शुरू हुआ है? समरकंद में शुरू हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई सुजल गांव ID के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। सही है। यह ग्रामीण पाइप युक्त जलापूर्ति योजनाओं की मैपिंग के लिए अनूठी डिजिटल ID है। यह कथन भी सत्य है। दिया है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, IBM ने 2047 तक भारत को टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमी बनाने का रोड मैप पेश करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग के साथ साझेदारी की है। 19 नंबर क्वेश्चन है, अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेस ASUSE के वार्षिक सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ASUSE का संचालन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। सही है। इसमें गैर निगमित, गैर कृषि विनिर्माण, व्यापार और सेवा उद्यम शामिल है। 2 भी सही है।
तीसरा नंबर है, यह सर्वेक्षण जीडीपी के आकलन और राष्ट्रीय खातों को तैयार करने के लिए जानकारी देता है। तीसरा कथन भी सत्य है। दिया है, ऊपर दिए गए कथनों में कौन से सही हैं? सही पूछ रहा है तो हो जाएगा तीनों। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 जो है तीनों कथन सत्य हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त मेरठ बिगुल पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मेरठ बिगुल ये हो जाएगा सैन्य अभ्यास, औपचारिक परेड और रेजिमेंटल बैंड से संबंधित है। मेरठ बिगुल जो है सैन्य अभ्यास, औपचारिक परेड और रेजिमेंटल बैंड से संबंधित है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उदय आधार विजन 2032 फ्रेमवर्क का मकसद भविष्य के लिए सुरक्षित डिजिटल पहचान बनाना है, जिसके लिए निम्नलिखित में से किन्हें आपस में जोड़ा जाएगा? इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस्ड एन्क्रिप्शन तकनीकें, इन चारों को जोड़ा जाएगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस्ड एन्क्रिप्शन तकनीकें, इन चारों को जो है उदय आधार विजन 2032 फ्रेमवर्क में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के हाल ही में घोषित लूनर फिशन सरफेस पावर प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है चांद पर न्यूक्लियर पावर का स्थायी सोर्स बनाना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांद पर न्यूक्लियर पावर का स्थायी सोर्स बनाना उद्देश्य है लूनर फिशन सरफेस पावर प्रोजेक्ट का, जो अमेरिका द्वारा चलाया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है, सूची को सुमेलित करना है। दिया है, मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित न्यायालय में जो जहाँ पर जज के तौर पर हैं। ए नंबर है, न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे। न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे किस न्यायालय में है, किस न्यायालय से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय उच्च न्यायालय से। 2 नंबर है, जस्टिस संगम कुमार साहू, ये किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा पटना उच्च न्यायालय से। जस्टिस संगम कुमार साहू कहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं? पटना उच्च न्यायालय के। जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक, ये झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और जस्टिस सोमेन सेन, ये केरल उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनाना है, तो इसका हो जाएगा 1, 2, 4 और 3। 1, 2, 4 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, रामसर स्थल और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाना है। उदयपुर झील कहाँ पर है? बिहार में। खीचन वेटलैंड कहाँ पर है? राजस्थान में। छड़ी डांड कहाँ पर है? गुजरात में। और पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। एटा जिले में है पटना पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ पे लोग कन्फ्यूज हो जाएगा, पटना देखे पटना मार देंगे, लेकिन नहीं, बिहार नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। G20 लीडर्स समिट 2025। G20 लीडर्स समिट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, यह अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन था। यह कथन सत्य है। दूसरा है, सम्मेलन की थीम एकजुटता, समानता और स्थिरता है। G20 शिखर सम्मेलन की थीम है एकजुटता, समानता और स्थिरता, यह भी सही है। तीसरा, इसका आयोजन अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता में किया गया था। नहीं, अफ्रीकी संघ के नहीं, दक्षिण अफ्रीकी संघ, दक्षिण अफ्रीकी संघ के तहत जो है इसकी अध्यक्षता किया गया था। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। सही में हो जाएगा 1 और 2 है, 2 सही हैं, 3 जो है गलत है। 1 और 2 ऑप्शन ए जो है वो सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय निम्न पूरा पाषाण काल के स्तर रचना संबंधी परतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है कि पहला कथन है, पहला है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई से पूरा पाषाण संस्कृति के तीनों चरणों का निरंतर क्रम पता चलता है। सही है। इस दौर की हस्तकुल्हाड़ियाँ और क्लीवर मोटे कंकड़ पत्थरों के बजाय बारीक दाने वाले क्रिप्टो क्रिस्टलाइन क्वार्टजाइट से बनाए जाते थे।
नहीं, ये गलत है। बारीक दाने नहीं होगा, मोटे दानों से बनाए जाते थे, मोटे दानों से जो है ये बनाए जाते थे। दिया है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है तो केवल एक हो जाएगा राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के शहरीकरण के दौर की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ महास्नान कुंड की बनावट में पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्राकृतिक बिटुमेन की एक आधार परत का इस्तेमाल किया गया था। कथन एक सही है। दूसरा नंबर है, हड़प्पा के बाटों में निम्न भिन्नात्मक मानों के लिए कठोर रूप से एक समान दशमलव प्रणाली का पालन किया जाता था, जिसके बाद उच्च मानों के लिए द्विधारी प्रणाली अपनाई जाती थी। ये कथन जो हो जाएगा गलत, क्योंकि उच्च मानों के लिए जो है उच्च मानों के लिए अपनाया जाता था दशमलव प्रणाली को, और निम्न मानों के लिए, निम्न भिन्नात्मक मानों के लिए अपनाया जाता था द्विधारी प्रणाली को। द्विधारी प्रणाली के लिए निम्न के लिए और उच्च मानों के लिए जो अपनाया जाता था वो दशमलव प्रणाली को अपनाया जाता था। तो ये कथन हो जाएगा गलत। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा केवल एक। केवल एक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासनिक पदानुक्रम में कृषि के विशेष अधीक्षक के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसका आंसर हो जाएगा शीताध्यक्ष। शीताध्यक्ष जो है ये कृषि संबंधित जो है करों को या भू राजस्व करों को इकट्ठा करते थे, उन्हें हम शीताध्यक्ष कहते थे। 39 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के दौरान क्षेत्रीय और प्रशासनिक बदलावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, बड़े क्षेत्रीय राज्यों के उदय के साथ स्वेच्छा से दिए जाने वाले उपहारों या बलि को नियमित करों का रूप दे दिया गया है। कथन एक सही है। दूसरा नंबर है, शतपथ ब्राह्मण में भारी और उपजाऊ मिट्टी की जुताई के लिए लोहे के हल के फाल के बढ़ते इस्तेमाल को स्पष्ट उल्लेख है। कथन दो भी सत्य है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही पूछ रहा है, तो हो जाएगा आंसर सी। एक और दो दोनों कथन जो है वो सही है। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के आर्थिक ढांचों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ऋग्वैदिक समाज मुख्य रूप से पशुपालक था, जिसमें गायें मुख्य संपत्ति थीं। सही है। 2 नंबर है, शुरुआती वैदिक काल में निष्क राज्य द्वारा जारी एकमात्र धातु मुद्रा के रूप में कार्य करती थी। नहीं, ये पहले जो निष्क जो है पहले इसका उपयोग जो है एक गहना या आभूषण के तौर पे उपयोग होता था। बाद में इसको धातु मुद्रा के रूप में प्रचलन में लाया गया। तो इसको पूछ रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछ रहा है, तो इसमें 2 नंबर जो है केवल बी जो है गलत है, एक सही है। 41 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। सूची 1 में प्रशासनिक पद दिया है, सूची 2 में कार्यात्मक विभाग दिया हुआ है। महादंड नायक किसे कहा जाता था मुख्य न्यायिक अधिकारी को। मुख्य न्यायिक अधिकारी को जो है महादंड नायक कहा जाता था। इसी को उर्दू में काजी बोलते हैं। संधि विग्राहिक किसे कहा जाता था, युद्ध और शांति मंत्री को संधि विग्रहिक कहा जाता था। उपरिक किसे कहा जाता है, उपरिक प्रांतीय गवर्नर को उपरिक कहा जाता था। कुमार मात्य किसे कहा जाता था, उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी को कुमार मात्य कहा जाता था। सही आंसर पूछ रहा है, सही उत्तर का चयन करें तो हो जाएगा 2134 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन और कारण दिया हुआ है। 42 में कथन है, गुप्तोत्तर काल में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के साथ लंबी दूरी के समुद्री व्यापार की मात्रा में भारी कमी आई। तो एक कथन जो है सत्य है। कारण है, स्वायत्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के संरचनात्मक विकास ने बाहरी विलासिता को वस्तुओं के आयात की घरेलू मांग को कम कर दिया। कारण भी सत्य है। पूछ रहा है सही उत्तर का चयन करें, तो ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है,
43 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से प्राचीन स्थलों और उनके सांस्कृतिक कालक्रम के कौन से युग में सही सुमेलित है? तो सोन घाटी का दिया है उच्च पूरा पाषाण काल, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये जो है सोन घाटी जो है निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। दूसरा है गुफा कराल जो है नव पाषाण काल से संबंधित है। पटने का दिया हुआ नव पाषाण काल नहीं, पटने का हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है। तो पूछ रहा है नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुने। सही इसमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। सोन घाटी जो है निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। गुफा कराल नव पाषाण से संबंधित है, कश्मीर में है। पटने जो स्थान है वो किससे संबंधित है? उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल प्रशासन और सैन्य व्यवस्था की स्थिति की आर्थिक सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन इनमें से कौन सा कथन करता है? तो केंद्रीय प्रशासन काफ़ी हद तक अप्रभावी हो गया था और सेना अक्सर विद्रोही प्रवृत्तियों से प्रभावित थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रशासन अभी भी कुशल था और शाही सेना मजबूत बनी थी नहीं, लगातार मराठों से युद्ध करने से उनका जो है राजकोष खाली हो गया था, जिससे जो सेना को है नियमित रूप से नियमित टाइम पर जो है वेतन नहीं मिल रहा था, जिससे वो विद्रोह कर दिए थे। साम्राज्य पहले ही सिमटकर दिल्ली की राजधानी के आसपास के कुछ वर्ग मील इलाके तक रह गया था नहीं। औरंगजेब के समय जो है जो शासन था औरंगजेब का वो दक्कन तक था, उत्तर भारत से दक्कन तक था। उत्तरी भारत में राजस्व वसूली के मुख्य तरीके के रूप में राजस्व खेती इजारा उभरी, जिसने मनसबदारी व्यवस्था के बड़े हिस्से की जगह ले ली नहीं, कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय प्रशासन काफ़ी हद तक अप्रभावी हो गया था और सेना अक्सर विद्रोही प्रवृत्तियों से प्रभावित थी। 45 नंबर क्वेश्चन है, मुगल बादशाहों को उन खास ऐतिहासिक घटनाओं या प्रशासनिक बदलावों से मिलाएं जो उनके शासनकाल की मुख्य विशेषताएं थीं। बादशाह और ऐतिहासिक घटनाएं एवं बदलाव। बहादुर शाह किससे संबंधित है? तो औरंगजेब द्वारा जमा किए गए 13 करोड़ के शाही खजाने का पूरी तरह से खाली हो जाना बहादुर शाह संबंधित है उससे। जहांदार शाह जो है किससे संबंधित है? जहांदार शाह किससे संबंधित है? दमनकारी इजारा राजस्व खेती प्रणाली को बड़े पैमाने पर लागू करना उससे संबंधित है। मोहम्मद शाह किससे संबंधित है? तो नादिर शाह की विनाशकारी आक्रमण और लूटपाट मोहम्मद शाह संबंधित है। और शाह आलम द्वितीय जो है ब्रिटिश सेना के हाथों दिल्ली का औपचारिक रूप से हाथ से निकल जाना, ये जो है शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन में दिया होगा सही कूट चुने 2, 3, 4, 1। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। धारवाड़ प्रणाली की सकौली श्रेणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? यह जबलपुर और रीवा जिलों में फैला हुआ है, जिससे यह पूरी तरह से मध्य प्रदेश तक ही सीमित है, सही है। भारत में पाई जाने वाली सभी धारवाड़ श्रेणी के चट्टानों में से यह भरपूर मात्रा में अभ्रक या माइका देने के लिए जानी जाती है, कथन 2 भी सत्य है। सकौली श्रेणी में माइका और शिस्ट के अलावा डोलोमाइट और मार्बल भी शामिल है, तीसरा कथन भी सत्य है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। जीवाश्म पार्क और अवस्थिति कहाँ कहाँ पर है? शिवालिक जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? शिवालिक जीवाश्म पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में है। मंडला प्लांट जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अकाल वुड जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में है। राष्ट्रीय जीवाश्म वुड पार्क कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। शिवालिक जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश। मंडला प्लांट जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अकाल वुड जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में। राष्ट्रीय जीवाश्म वुड पार्क कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है, तो हो जाएगा 3, 1, 2, 4। तो ऑप्शन इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। कश्मीर हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है पूछा है।
तो पहला है खारदुंगला। खारदुंगला जो है काराकोरम रेंज पर स्थित है और इसे कारातागला के नाम से भी जाना जाता है। ये कथन जो है गलत है। कारातागला यानी कारातागला को हम लोग काला दर्रा भी कहते हैं। काला दर्रा, कारातागला को हम लोग काला दर्रा कहते हैं। ये जो है पूर्ण रूप से काराकोरम से अलग है, काराकोरम रेंज से दूर उत्तर में स्थित है कारातागला। दूसरा है बनिहाल दर्रा, कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ने वाली जवाहर सुरंग से जुड़ा हुआ है, सही है। जोजिला लद्दाख में श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित है, ये भी सही है। पेंसिला जो है कश्मीर हिमालय का अधिक ऊंचाई वाला दर्रा है, ये कथन भी सत्य है। इसमें पूछा है कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन है कथन। नंगा पर्वत के पास पश्चिमी सिंटेक्सियल मोड़ पर भूवैज्ञानिक संरचनाएं तीखे हेयर पिन मोड़ लेती हैं, मानो वे किसी मुख्य रुकावट वाले बिंदु के चारों ओर मुड़ी हुई हों। कथन सत्य है। कारण है पूर्ववर्ती सिंधु नदी ने ऊपर उठते हुए नंगा पर्वत पुंज के बीच एक गहरी घाटी गार्ज का निर्माण किया है। कारण भी सत्य है। सही उत्तर का चयन करना है तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर जो है दोनों सही है, लेकिन जो है इसका सही व्याख्या नहीं है। आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है कांटेदार अपवाह प्रतिरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कांटेदार अपवाह प्रतिरूप में कोई सहायक नदी मुख्य नदी से इस प्रकार मिलती है कि उसका संगम ऊपरी धारा अप स्ट्रीम की दिशा की ओर संकेत करता हुआ प्रतीत होता है। कथन एक सत्य है। दूसरा कथन है यह पैटर्न रिवर कैप्चर, नदी द्वारा दूसरी नदी का जल प्रवाह छीन लेने के कारण बनता है, जिससे मुख्य नदी का बहाव उल्टा हो जाता है, जबकि सहायक नदियां अपनी पुरानी दिशा बनाए रखती हैं। ये दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा है नेपाल की अरुण नदी, जो कोसी की एक सहायक नदी है, भारतीय उपमहाद्वीप में कांटेदार अपवाह का एक उदाहरण है। ये भी सत्य है। अरुण नदी जो है वो कांटेदार उपवाह का एक उदाहरण है। 4 नंबर है कांटेदार जल निकासी जालीदार जल निकासी का एक उप प्रकार है जो फॉल्ट लाइनों के साथ विभेदक अपरदन द्वारा निर्मित होता है। तो नहीं, ये कथन जो है गलत है। दिया है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है, सही पूछा है, तो 1, 2, 3 जो है सही है, 4 जो है गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है चिनाब नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे संस्कृत में परुष्णी और हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। गलत है, ये जो है गलत है। परुष्णी जो है, परुष्णी का आधुनिक नाम हो जाएगा रावी नदी। रावी नदी को हम लोग परुष्णी नदी कहते हैं। यहीं पे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। यहीं पे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। दूसरा है पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह किश्तवाड़ में पीर पंजाल पर्वतमाला को पार करती है। तो कथन 2 जो है सत्य है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। केवल 2 इज ए राइट आंसर, ऑप्शन बी। 52 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा क्रम कार्बन की मात्रा और रैंक के बढ़ते क्रम में कोयला बनने की प्रक्रिया कैलिफिकेशन सीरीज को सही ढंग से दर्शाता है। सबसे पहले तो सबसे अच्छा से सबसे खराब जो होगा, तो सबसे खराब से जो सबसे अच्छा होगा वही होगा नीचे से ऊपर। तो सबसे अच्छा पहले होता है एंथ्रासाइट, जो सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रासाइट। उसके बाद से होता है बिटुमिनस, उसके बाद से होता है लिग्नाइट, उसके बाद से होता है पीट। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, उससे खराब बिटुमिनस, उससे खराब लिग्नाइट, उससे खराब होता है पीट। तो अगर हम पूछें कि बढ़ते क्रम अगर पूछे तो पीट से हो जाएगा लिग्नाइट, तब हो जाएगा बिटुमिनस, तब हो जाएगा एंथ्रासाइट। इसमें देंगे पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है प्रायद्वीपीयेतर नदियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है इनमें से ज़्यादातर हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती हैं। कथन सत्य है। इनमें से ज़्यादातर मैदानी इलाकों में नौका गम्य नाव चलाने लायक हैं। सत्य है। इनमें से ज़्यादातर अपनी युवा अवस्था के अंतिम चरण में होती हैं। ये भी सत्य है। ये नदियाँ केवल डेल्टा बनाती हैं। जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं वो केवल क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ये कथन भी सत्य है। तो नीचे दिए गए पुट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। 54 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विकल्प क्यूमोलोनिम्बस
बादल के भीतर बड़े ओलों के बनने की प्रक्रिया का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बारिश की एक बूंद बार बार हिमांक स्तर को पार करती है, जिससे उस पर बर्फ की परतें जमती जाती हैं जब तक कि वह ऊपर की ओर उठने वाली हवाओं के लिए बहुत भारी न हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसने प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की थी। कथन एक सत्य है। दूसरा है, इसमें से एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था। ये भी सत्य है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दोनों राइट आंसर हो जाएगा आपका। नागरिकता 56 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके मान्य हैं? इसमें हो जाएगा जन्म से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वंश से, वंश परंपरा से, प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करके और क्षेत्र को शामिल करके जो है आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो सही 1 2 3 4 चारों के चारों कथन जो क्या है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4 इज ए राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। 57 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करें। सूची 1 में दिया है नीति निर्देशक सिद्धांत, सूची 2 में दिया है और विषय दिया हुआ है। पहला है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 44 यूसीसी लागू करता है। तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 से संबंधित है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण और वनों का संरक्षण, अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3142। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। 3142 ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। न्यायिक समीक्षा की जांच की शक्ति, न्यायिक समीक्षा की शक्ति 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों पर भी लागू होती है। सत्य है। संविधान में स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। नहीं, न्यायिक समीक्षा जो है ये यूएसए से लिया गया है। यूएसए से जो है हमारा न्यायिक समीक्षा लिया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है तो केवल ए हो जाएगा, केवल एक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार करें। कथन है, भारत का निर्वाचन आयोग वर्तमान में एक बहुसदस्यीय निकाय है। सत्य है। कारण है, मूल रूप से संविधान में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान था। मूल रूप से संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। 1993 के बाद से जो है न्यायपालिका पूर्ण रूप से बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग बन गया है। 1993 के बाद से पूर्ण रूप से बन गया है। तो इसका सही उत्तर का चयन करें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए जो सही है, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, अनुच्छेद 19 अब नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। सत्य है। पहले मूल रूप से संविधान में जो स्वतंत्रता थी, मतलब अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता मिलती थी वो कितने प्रकार की थी? 7 प्रकार की थी, जिसमें से संपत्ति के आकार को निकाल दिया गया है। तो वर्तमान में 6 तरह की जो है स्वतंत्रता की गारंटी देता है अनुच्छेद 19। 2 नंबर है, राज्य इन स्वतंत्रताओं पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है आपातकाल के समय। 3 नंबर है, ये स्वतंत्रताएं नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी उपलब्ध है। नहीं, ये जो स्वतंत्रताएं हैं ये नागरिकों के साथ विदेशियों को प्राप्त या उपलब्ध नहीं है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? ऊपर दिए गए कथनों में कौन से सही है? सही पूछ रहा था, 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा एकदम। 61 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की मुख्य विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सत्य है। 2 नंबर है, यह संशोधन की एक पूरी तरह से कठोर व्यवस्था स्थापित करता है। गलत।
संपूर्ण तरह से पूरी तरह से कठोर व्यवस्था नहीं है, यह अंशतः लचीला है, यह अंशतः जो है लचीला भी है और अंशतः कठोर भी है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है, कथन सत्य है। दूसरा है, उपराष्ट्रपति को केवल संविधान में बताए गए आधारों पर ही हटाया जा सकता है, यह कथन गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में संविधान में जो है कोई नियम नहीं बना हुआ है, इसलिए कथन 2 हो जाएगा गलत। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, सही पूछ रहा है तो केवल एक हो जाएगा, केवल एक जो है वो सही है, तो केवल ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। नहीं, यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पेश किया जा सकता है, दोनों में ही पेश किया जाता है। दूसरा है, कुछ संशोधनों के लिए आधी राज्य विधानसभाओं की मंजूरी की आवश्यकता होती है। सही है, विशेष जो संशोधन होता है विशेष रूप से उसमें जो है राज्य की मंजूरी भी जरूरी होती है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछ रहा है तो केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज एकदम राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं हैं। संघीय विशेषताएं के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, सही है। दूसरा, पूरे देश के लिए एकल नागरिकता, नहीं, ये हो जाएगा गलत, एकल नागरिकता दिया है, पूरे देश के लिए एकल नागरिकता एकात्मक व्यवस्था है। तीसरा है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति वाली एक स्वतंत्र न्यायपालिका, 3 सत्य है। और चौथा है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति जो है एकात्मक व्यवस्था है, क्योंकि इसको जब चाहे राष्ट्रपति जो है हटा सकता है, जब चाहे जो है राष्ट्रपति जो है उसे हटा सकता है। तो पूछ रहा है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही प्रश्न पूछे, तो ये 4 गलत है, 2 गलत है, 1 और 3 जो है सत्य है, 1 और 3, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 3 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 में दिया है वाद, सूची 2 में दिया है निर्णय। पहला है गोलकनाथवाद, गोलकनाथवाद किससे संबंधित है, ये हो जाएगा 2 नंबर, यह तय किया गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, यह गोलकनाथवाद में तय किया गया था। दूसरा है केशवानंद भारतीयवाद, इसमें इसमें जो है मूल ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तीसरा है मिनर्वा मिलवाद में मूल ढांचे में न्यायिक समीक्षा को जोड़ा गया, मिनर्वा मिलवाद में मूल ढांचे को जो है न्यायिक समीक्षा को जोड़ा गया। वामन राववाद में जो है मूल ढांचा सिद्धांत के लिए कट ऑफ तारीख तय की गई थी, वामन राववाद में मूल ढांचा सिद्धांत के लिए कट ऑफ तारीख तय की गई। क्वेश्चन पूछा है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। सही उत्तर हो जाएगा 2143 हो जाएगा इसका राइट आंसर। गोलकनाथवाद में क्या किया गया, गोलकनाथवाद में जो है यह तय किया गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारतीयवाद में कहा गया मूल ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन। मिनर्वा मिलवाद में कहा गया मूल ढांचे में न्यायिक समीक्षा को जोड़ा गया। वामन राववाद में कहा गया मूल ढांचा सिद्धांत के लिए कट ऑफ तारीख तय की गई। 66 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से घिरा हुआ वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, कथन सत्य है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है, ये भी सत्य है। तीसरा है, जंतु कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका और कोशिका भित्ति होती है, तो ये हो जाएगा गलत। जंतु कोशिका में जो है बड़ी केंद्रीय रिक्तिका नहीं होती है, बल्कि पादप कोशिका में जो है बड़ी रिक्तिका होती है, जंतु कोशिका में न होती है या छोटी रूप में होती है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही पूछ रहा है, तो 1 और 2 हो जाएगा सही।
एक और दो, ऑप्शन ए इज एकदम राइट आंसर। ऑप्शन ए 1 और 2 इज अ राइट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन है अभिकथन ए, मेटा मटेरियल्स रोशनी को ऐसे तरीकों से मोड़ सकते हैं जो प्राकृतिक पदार्थों में नहीं पाए जाते हैं। सत्य है, कारण उनके असामान्य गुण उनके रासायनिक संगठन के बजाय उनकी आंतरिक संरचना से उत्पन्न होते हैं। कारण भी सत्य है। सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में दिया है पादप समूह और सूची 2 में दिया है विशेषता। ए नंबर है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का क्या हो जाएगा, ऐसे सामान्य पौधे जिनमें असली जड़ें, तने और पत्तियां नहीं होती हैं उन्हें हम थैलोफाइटा कहते हैं। 2 नंबर है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा तो बीज पौधा करने वाले पौधे नहीं, ऐसे पौधे जिनमें समूहनी उत्तक तो होते हैं लेकिन बीज नहीं होते हैं, नहीं। मॉस और लीवरवर्ट, ब्रायोफाइटा हो जाएगा मॉस और लीवरवर्ट। मॉस और लीवरवर्ट जो हो जाएगा वो ब्रायोफाइटा में आते हैं, ब्रायोफाइटा पादप समूह में आते हैं। तीसरा नंबर है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा पादप समूह के गुण क्या हो जाएगी, ऐसे पौधे जिनमें समूहनी उत्तक तो होते हैं लेकिन बीज नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टेरिडोफाइटा कहते हैं। बीज पैदा करने वाले पौधे को हम लोग कहते हैं फेंड्रोगेम्स। क्या कहते हैं, फेंड्रोगेम्स कहते हैं। बीज पैदा करने वाले पौधे फेंड्रोगेम्स कहलाते हैं। ऐसे सामान्य पौधे जिनमें असली जड़ें, तने और पत्तियां नहीं होती हैं उन्हें हम थैलोफाइटा कहते हैं। ऐसे पौधे जिनमें समूहनी उत्तक तो होते हैं लेकिन बीज नहीं होते हैं उन्हें हम टेरिडोफाइटा कहते हैं। मॉस और लीवरवर्ट जो है ये ब्रायोफाइटा पादप समूह में आते हैं। क्वेश्चन है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसका हो जाएगा 2, 4, 3 और 1। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर 2, 4, 3, 1। 69 नंबर क्वेश्चन है मानव उत्सर्जन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है किडनी की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। नहीं, न्यूरॉन जो है तंत्रिका की इकाई है, तंत्रिका कोशिका की इकाई हो जाएगा न्यूरॉन। किडनी यानी वृक्क का हो जाएगा नेफ्रॉन। किडनी का क्या होता है, किडनी की इकाई हो जाएगा नेफ्रॉन हो जाएगा। नेफ्रॉन जो है किडनी की इकाई हो जाएगा और न्यूरॉन हो जाएगा तंत्रिका कोशिका की इकाई हो जाएगा। दूसरा है, यानी एक गलत है। दूसरा है किडनी की नलिका में ग्लूकोज और उपयोगी लवणों का पुनः अवशोषण होता है। 2 सत्य है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही कथन है, तो सही पूछ रहा है तो केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोजन चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में मौजूद राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। सही है। दूसरा नंबर है आकाशीय बिजली वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदलने में मदद करती है। सही है। तीसरा है डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मिट्टी में नाइट्रेटस को अमोनिया में बदल देते हैं। गलत, अमोनिया में नहीं बदलते हैं, नाइट्रेटस को जो है पुनः नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, पुनः नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। तो ये तीसरा कथन गलत हो जाएगा। क्या दिया है क्वेश्चन, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं, सही पूछ रहा है तो 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा। केवल 1 और 2, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर है क्वेश्चन, कथन दिया है प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाओं में शायद ही कभी 4 या 5 से अधिक पोषक स्तर होते हैं। सही है। कारण ऊर्जा का केवल लगभग 10% ही अगले पोषण स्तर तक पहुंचता है। कारण भी सही है। ये लिंडमैन का नियम है, लिंडमैन का 10% नियम है, लिंडमैन का 10% का नियम है। तो ये सही है। सही कथन हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, कथन है कि आगे बढ़ने के लिए तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है। सही है। कारण हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह भी सत्य है।
सही उत्तर का चयन करना है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ई की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन है, प्लवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोई वस्तु तब तैरती है जब उसका घनत्व उस द्रव के घनत्व से कम होता है। सही है। लोहा पानी में डूब जाता है लेकिन लोहे से बना जहाज अपने आकार के कारण तैरता रहता है। यह भी सही है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही पूछ रहा है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दोनों जो है दोनों कथन सत्य है। 74 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन। किसी वस्तु का तापमान उसमें मौजूद कुल ऊष्मा की माप है। नहीं, वस्तु का तापमान जो है उसके गतिज ऊर्जा, वस्तु का तापमान जो है उसके गतिज ऊर्जा या वस्तु में मौजूद गर्माहट का माप है। किसी वस्तु का तापमान जो है उसमें मौजूद गतिज ऊर्जा और गर्माहट का माप है। तो कथन है गलत। कारण है ऊष्मा अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ये कारण जो है सत्य है। सही आंसर पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा ए गलत है, लेकिन आर जो है कारण सही है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण से अधिक होता है। सत्य है। स्नेहक दो सतहों के बीच घर्षण को बढ़ाते हैं। नहीं, ये जो है बढ़ाते नहीं है बल्कि घर्षण को घटा देते हैं। दो पिंड के बीच अगर किसी तैलीय पदार्थ को रख दिया जाए, दो पिंड है उसके बीच में तैलीय पदार्थ अगर रख दिया जाए तो ये जो है इसके घर्षण को, तैलीय पदार्थ जो है घर्षण को कम कर देगा, न कि बढ़ाएगा। तीसरा है, चलने और ब्रेक लगाने के लिए घर्षण का आवश्यक होता है। सही है। ऊपर दिए गए कथनों पर कौन सा सही है, सही पूछ रहा है तो हो जाएगा एक और तीन। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सफेद प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है प्रकाश का विक्षेपण। प्रिज्म से गुजरने पर सफेद प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है, विक्षेपण। 77 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 77 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया हुआ है, वाष्पीकरण से ठंडक पैदा होती है क्योंकि कण आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। तो कथन एक सत्य हो जाएगा। दूसरा है, नमी बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ये हो जाएगा गलत। तीसरा है, गैसों का प्रसार तरल पदार्थों के प्रसार की तुलना में तेजी से होता है। गैस जो है द्रव के तुलना में तरल पदार्थ की तुलना में तेजी से फैलते हैं। ये कथन हो जाएगा सत्य। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही पूछ रहा है, सही पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कथन सत्य है। दूसरा है, ऊष्मा द्वारा किसी पदार्थ के अपघटन को ऊष्मीय अपघटन या थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। कथन 2 भी सत्य है। तीसरा है, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग तथा असंबंधित चरणों में होते हैं। ये कथन हो जाएगा गलत, क्योंकि अलग अलग नहीं होते हैं बल्कि एक साथ होते हैं। 4 नंबर है, विकृत गंधिता रैंसिडिटी भोजन में उपस्थित वसा एवं तेलों के धीमे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। 4 नंबर कथन हो जाएगा सत्य। ऊपर दिए गए कथनों में कौन से सही पूछ रहा है, सही हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होते हैं। नहीं, ये गलत है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में कम से कम 2 या 3
बंद होते हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है, मीथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। दूसरा कथन हो जाएगा सत्य। एकल संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल जो है एकल बंद होते हैं, केवल एकल बंद होते हैं। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कम से कम 2 या 3 जो हाइड्रोकार्बन बंद होते हैं। दिया है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही पूछ रहा है तो हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी। केवल 2, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से अभिक्रिया के प्रकार और उसके उदाहरण का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पहला है संयोजन अभिक्रिया। वायु में मैग्नीशियम रिबन का जलना संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट का गर्म करना अपघटन अभिक्रिया है। तीसरा, बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयों का मिलाना अवक्षेपण अभिक्रिया है, सही है। चौथा है, शरीर में भोजन का पाचन संयोजन नहीं होगा, ये होगा विघटन अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन हो जाएगा, ये हो जाएगा विघटन प्रक्रिया। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही पूछ रहा है, सही तो 1, 2 और 3, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। केवल 1 और 2 और 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, दहन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मोमबत्ती की लौ अपने सबसे अंदरूनी हिस्से में सबसे ज़्यादा गर्म होती है। नहीं, ये जो है कथन गलत है। सबसे ज़्यादा गर्म वो बाहरी हिस्से में होता है, सबसे ज़्यादा गर्म जो है बाहरी हिस्सा में होता है। और सबसे ज़्यादा गर्म जो है नीला अवस्था में, नीला जब दिखाई देता है तो सबसे गर्म होता है बाहरी अवस्था में। दूसरा कथन है, प्रज्वलन ताप वह अधिकतम तापमान है जिस पर कोई पदार्थ जलना बंद कर देता है। ये भी गलत है, पहला भी गलत है। प्रज्वलन ताप उस ताप को कहते हैं जिससे कोई वस्तु जो है जलना जो है प्रारंभ करता है। जलना जो क्या करता है, प्रारंभ करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रज्वलन ताप कहते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2, न तो 1 और न ही 2 इज अ राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, कथन दिया है, बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को रोकना ज़्यादा मुश्किल होता है। कारण, यह हाइपरसोनिक रफ्तार से चलता है और वायुमंडल में ग्लाइड करते हुए अपनी दिशा बदल सकता है। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है और जो है सही व्याख्या भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, mRNA वैक्सीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, mRNA वैक्सीन शरीर में एक कमज़ोर जीवित वायरस को प्रवेश करके काम करती है। यह हो जाएगा कथन गलत, क्योंकि mRNA जो है ये वैक्सीन नहीं है। ये क्या है, वैक्सीन नहीं है। ये कोशिका में मौजूद एक मैसेंजर के टाइप पे काम करती है। दूसरा है, mRNA वैक्सीन किसी व्यक्ति के DNA को स्थायी रूप से बदल सकती है। ये कथन भी गलत, पहला भी गलत। mRNA जो है वैक्सीन नहीं है, ये एक प्रकार का मैसेंजर है जो कोशिका में प्रवेश नहीं कर सकती है। जब ये कोशिका में प्रवेश नहीं कर सकती है तो DNA होता है केंद्रिका में, तो DNA को जो है चेंज नहीं कर सकती है, इसलिए कथन भी गलत है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन है, 3 डायमेंशनल बायोप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल इनके लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो बायो इंक के तौर पर सेल्स का इस्तेमाल करके जीवित टिश्यू बनाना इसका काम होता है, 3 डायमेंशनल बायोप्रिंटिंग का। 85 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम आयन बैटरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सोडियम आयन बैटरी चार्ज को स्टोर और रिलीज करने के लिए लिथियम आयनों का इस्तेमाल करती हैं। गलत, लिथियम नहीं बल्कि सोडियम आयन बैटरी जो है सोडियम आयनों का ही उपयोग करती है, न कि
लिथियम आयनों का उपयोग करती है, सोडियम आयनों का उपयोग करती है। दूसरा है सोडियम लिथियम की तुलना में कम पाया जाता है और अधिक महंगा है। ये भी गलत है, क्योंकि सोडियम जो है लिथियम की तुलना में सर्वाधिक ज़्यादा पाया जाता है और क्या होता है सस्ता भी होता है। सोडियम जो है लिथियम से सस्ता भी होता है और ज़्यादा पाया भी जाता है। तो क्वेश्चन दिया है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, जिसमें सही दोनों में से कोई नहीं है, तो न तो एक और न ही दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कुछ ना 86 नंबर क्वेश्चन है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR इनमें से किस प्रक्रिया से बिजली पैदा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन की विधि से जो है SMR जो है बिजली पैदा करता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन है 6G टेक्नोलॉजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है उम्मीद है कि 6G में 5G के मुकाबले ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली टेराहर्ट्ज तरंगों का इस्तेमाल होगा। सत्य है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें ज़्यादा डेटा ले जा सकती हैं लेकिन कम दूरी तक ही जा पाती हैं। कथन 2 भी सत्य है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही पूछा है सही, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और दोनों कथन जो क्या है सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है डिजिटल ट्विन को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से निम्नलिखित में से किस तरह बताया जा सकता है। तो किसी भौतिक वस्तु या सिस्टम की वर्चुअल प्रतिकृति के द्वारा जो है उसे बताया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन है लीडर LIDAR मुख्य रूप से किसका उपयोग करके वस्तुओं की दूरी निर्धारित करता है। तो इसका हो जाएगा आंसर लेजर प्रकाश के पल्स के द्वारा जो है वो क्या करता है वस्तुओं की दूरी को निर्धारित करता है। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन है क्वांटम डॉट्स को सबसे अच्छे तरीके से किस तरह उल्लेख किया जा सकता है। तो खास रंगों की रोशनी छोड़ने वाले छोटे सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के द्वारा जो है उसका उल्लेख किया जा सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन है गुर्जन इरुपु पून टून भारत में किस प्रकार के वनों से जुड़ी प्रमुख वृक्ष प्रजातियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये किस प्रकार की वृक्ष प्रजातियां हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की प्रजातियां हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। सूची 1 में दिया है सतत विकास लक्ष्य और सूची 2 में दिया है फोकस क्षेत्र। पहला है लक्ष्य 4। लक्ष्य 4 किससे संबंधित है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है लक्ष्य 4। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है लक्ष्य 4। लक्ष्य 8 किससे संबंधित है, लक्ष्य 8 जो संबंधित है ये हो जाएगा लक्ष्य 8 हो जाएगा सम्मानजनक काम और आर्थिक विकास। लक्ष्य 6 किससे संबंधित है, स्वच्छ जल और साफ सफाई से। लक्ष्य 14 किससे संबंधित है, पानी के नीचे जीवन से संबंधित है लक्ष्य 14। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुने। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 4, 1 और 2।